पुस्तक का नाम आध्यात्मिक काम विज्ञान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 10 काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण परिष्कृत अंतःचेतना से। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने काम उत्तेजनाओं को मनोज, मनसिज आदि नाम देकर बहुत पहले ही यह स्वीकार कर लिया था कि यह उद्वेग शारीरिक हलचल नहीं, मानसिक उभार है। यदि मन पर नियंत्रण किया जा सके, उसे ईश्वर भक्ति, कला, साधना एवं आदर्श निष्ठा में नियोजित किया जा सके, तो युवावस्था में शरीर और मन से ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि शारीरिक नियंत्रण तो निभाया जाए पर मानसिक उत्तेजना उभरती रहे तो ब्रह्मचार्य का वह लाभ ना मिल सकेगा, जैसा कि साधना ग्रंथों में उसका महात्म्य बताया गया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन ही इंद्रिय निग्रह का प्रधान आधार है। आहार विहार के संयम से तो उसमें थोड़ी सी सहायता भर मिलती है। आमतौर से यह समझा जाता है कि सुंदर या परिपुष्ट स्थिति के नर नारी अधिक काम तृप्ति करते होंगे एवं अच्छा प्रजनन करने में सफल रहते होंगे, पर यह बात वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है। मनुष्य की चेतनात्मक विद्युत शक्ति ही कामोत्तेजना उत्पन्न करती है और उसी की प्रबलता से यौन तृप्ति एवं उत्कृष्ट प्रजनन का संबंध रहता है। यह भ्रम दूर होता चला जा रहा है कि शरीर गठन का कामोल्लास से सीधा संबंध है। वस्तुतः कामोत्तेजना विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया है। वह जिस आयु में भी जिस मात्रा में उल्लसित रहेगी, उसी स्थिति में कामोद्वेग उठते रहेंगे और तृप्ति तथा प्रजनन की सफलता भी उसी अनुपात से सामने आती रहेगी। भ्रूमध्य भाग में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि एक विशेष प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करती है जो कामोत्तेजना की वृद्धि या यौन अवयवों को परिपुष्ट करते हैं। विशेषज्ञ हरमंशन का कथन है, कामुकता को भावुकता का ऐसा आवेश कह सकते हैं जो प्रजनन हार्मोनों की प्रबलता उत्पन्न करती है। इसी आधार पर लोगों में न्यूनाधिक कामोत्तेजना पाई जाती है। हो सकता है कि कोई पूर्ण स्वस्थ पूर्ण नपुंसक भी हो, उसके विपरीत दुर्बल शरीर में वही आवेश अनियंत्रित स्थिति में उभर रहा हो। शिकागो मनोविश्लेषण संस्थान के डॉक्टर थेरेसी बेनेडेव तथा जीव रसायन शास्त्री डॉक्टर रुवेनस्टीन ने मानसिक धर्म का जल्दी तथा देरी से न्यूनता तथा अधिकता से होना हार्मोन स्रावों के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ बताया है। रजोदर्शन के कुछ पहले से लेकर कुछ दिन पश्चात तक नारी प्रवृत्ति में आमतौर से भावुकता और उत्तेजना बढ़ जाती है। इन दिनों वे अधिक चंचल होती हैं, या तो यौन उत्तेजना की बात सोचती हैं या फिर खीज, झुंझलाहट अथवा आक्रोश प्रकट करती हैं। गृह कलह प्रायः इन्हीं दिनों अधिक होता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 3/4 इन्हीं दिनों होते हैं। मेडिकल न्यूज ट्रिब्यूनल नामक लंदन से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र में डॉक्टर एन जैफरी का एक अन्वेषण लेख छपा है, जिसमें उन्होंने प्रकाश और उष्णता के प्रभाव से जल्दी यौवन उभर आने का उल्लेख किया है। कई जीवों का गर्म और प्रकाश के वातावरण में रखने पर उनमें युवावस्था जल्दी उभरी। ब्रिटेन के एक दूसरे साप्ताहिक पत्र लांसेट में यह विवरण प्रकाशित हुआ है कि इंग्लैंड का तापमान क्रमशः बढ़ रहा है। अब वहां पहले जितनी ठंड नहीं पड़ती, फलस्वरूप लड़कियां जल्दी ही रजस्वला होने लगी हैं। तो औसत लड़की हर 10 वर्ष में 4 मास पहले रजस्वला होने लगी है। इसी प्रकार संतानोत्पादन समर्थता भी पहले की अपेक्षा अब कम आयु में परिपुष्ट होने लगी है। आहार विहार और वातावरण की गर्मी बढ़ जाने से नर नारियों में काम प्रवृत्ति तीव्र होने की मान्यता पुरानी हो गई। अब शरीर शास्त्री इस नए निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उत्तेजनात्मक चिंतन से जो मस्तिष्क के विद्युत प्रभाव उमड़ते हैं, वे ही यौन लिप्सा में मनुष्य को बलात् प्रवृत्त करते हैं। यह विद्युत धारा घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी। तदनुसार संयम के लिए पृष्ठभूमि अपने ही प्रयास से बन सकती है। इसके लिए सोचने का तरीका बदलने भर से काम नहीं चलता, वरन हार्मोन प्रवाह की रोकथाम कर सकने वाली अंतः चेतना का बलिष्ठ होना भी आवश्यक है, जो योगाभ्यास जैसे उपायों से ही संभव है। मनोविज्ञान क्रुकैशक का कथन है कि काम तृप्ति में इंद्रिय समाधान ही नहीं, आवेश की तृप्ति भी आवश्यक होती है, और वह चेतना में भावुकता भरी उमंगे उठने से ही संभव है।
यह उमंगें श्रृंगार रस का वातावरण बनाने से भी उठती हैं, किंतु मुख्यतः वे उस अंता चेतना पर निर्भर हैं जिन्हें हार्मोन स्रावों का जन्मदाता कहा जा सकता है। पुत्र या पुत्री उत्पन्न होने में भी उस विद्युत आवेश का ही प्रधान हाथ रहता है। सामान्यतः शुक्र कीटाणुओं और रज अंड की स्थिति को गर्भधारण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और यह कहा जाता है कि पुत्र जन्म के लिए और कन्या जन्म के लिए अलग अलग शुक्राणुओं का हाथ रहता है। शरीर शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि नर के शुक्राणुओं में मादा और नर जाति के जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि नारी रज में केवल एक ही प्रकार के नारी जाति के जीवाणु रहते हैं। इन दोनों के मिलन से गर्भ की स्थापना होती है। इस मिलन में यदि नर शुक्राणु का नारी बीज सफल हुआ तो लड़की, और यदि उसका नर बीज सफल हुआ तो लड़के की उत्पत्ति होती है। मोटा सिद्धांत सभी प्राणियों में यही लागू होता है, इसलिए कन्या या पुत्र की उत्पत्ति के लिए नर शरीर को ही उत्तरदायी माना जाता है। इस संदर्भ में नारी सर्वथा निष्पक्ष निर्दोष है। शुक्र में उभय पक्षी जीवाणुओं में से एक वर्ग को यदि निष्क्रिय बनाया जा सके तो संतान अभीष्ट लिंग की उत्पन्न हो सकती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर ऐसी औषधियों की खोज बहुत दिन तक चली जिनके आधार पर एक पक्ष के जीवाणु मूर्छित बनाए जा सके। इन प्रयोगों में सफलता न मिलने से उन्हें बंद कर दिया गया। जर्मन वैज्ञानिकों ने रति क्रिया के समय प्रयुक्त हो सकने वाले ऐसे रसायन तैयार किए जो एक वर्ग के जीवाणुओं को मूर्छित कर सकें, पर यह प्रयोग भी असफल रहा। रूसी महिला वैज्ञानिक वीएन श्रोडर ने अपने साथी कोलस्टोव की सहायता से यह अन्वेषण किया कि वीर्य बीज बिजली की ऋण और धन धाराओं से प्रभावित होते हैं। शरीर में यदि एक वर्ग को ही बिजली कहे तो एक वर्ग के शुक्र बीज विशेष रूप से उत्तेजित होंगे और दूसरे वर्ग के मंद स्थिति में पड़े रहेंगे। धन विद्युत नर बीजों को और ऋण धारा नारी बीजों को उत्तेजित करती है। उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से बीजाणुओं का पृथक्करण करके खरगोशों से संतान उत्पादन कराया। परिणाम आशाजनक रहा। उपर्युक्त प्रतिपादन यह सिद्ध करते हैं कि शुक्राणुओं में से किस वर्ग के कीट प्रबल होंगे और किस लिंग का बालक जन्म देंगे। इसकी बागडोर उन कीटाणुओं की संरचना में रहने वाली रासायनिक विशेषता पर निर्भर नहीं है, वरन उस विद्युत प्रभाव पर निर्भर है जो अमुक वर्ग के कीटाणुओं को उत्तेजित करती है। अब औषधि सेवन करा के नपुंसकों को पौरुषवान बनाने की बात व्यर्थ मानी जाती है। इसी प्रकार उन औषधियों को भी झुठला दिया गया है जो पुत्र या कन्या उत्पन्न कराने का दावा करती है। आधुनिकतम मान्यता यह है कि मानव शरीर के अंतः क्षेत्र में प्रवाहित रहने वाली विद्युत शक्ति का स्तर ही नर के शुक्र एवं नारी के रज को न केवल गर्भाधान की स्थिति में लाता है, वरन उसी पर पुत्र या कन्या का जन्म भी निर्भर है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसूति शास्त्र के अध्यापक डॉक्टर शेटल्स ने 1000 मनुष्यों के शुक्राणु संग्रह करके उन पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए। वे भी इसी निष्कर्ष में पहुंचे कि क्रोमोसोम कणों को विद्युत धारा द्वारा इस स्तर तक प्रभावित किया जा सकता है कि उनसे इच्छित लिंग की संतान पैदा कराई जा सके। फिलाडेल्फिया मेडिकल सेंटर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिक मात्रा में और अधिक समर्थ जीवाणुओं की उत्पत्ति कामोत्तेजना की मंद अथवा तीव्र स्थिति पर निर्भर है। अन्य मनस्क मनस्थिति में हुए संयोग से उत्पादित जीवाणु भी निष्क्रिय और निस्तेज ही पाए गए हैं। ऐसे निस्तेज निराश गर्भाधान से मनस्वी और प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। अधिक संख्या में संतानोत्पादन शरीर की रासायनिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, वरन हार्मोन उत्तेजना से संबंधित है। रासायनिक दृष्टि से जिस स्थिति का एक शरीर बंध्यत्वग्रस्त होगा, उसी स्थिति का दूसरा शरीर बहुप्रजनन की अति भी कर सकता है। ऐसे शरीरों को विश्लेषण करने पर उनके आंतरिक विद्युत प्रभाव को ही इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। रूस की एक महिला ने 27 बार गर्भवती होकर 23 शिशुओं को जन्म दिया। यह महिला अपने समय में बहुत प्रख्यात हुई थी और सम्राट जार द्वितीय ने उसे सम्मानित किया था। फ्रांस की एक ग्रामीण नारी ने 21 संतानों की मां बनकर इस समय में सर्वाग्रणी जननी का पद प्राप्त किया है। इंडोनेशिया की एक महिला गत 28 वर्षों से हर साल एक संतान को अनवरत रूप से जन्म देती चली आ रही है। मांटी मिलेटो इटली की एक महिला श्रीमती रोसा अब तक 26 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। केवल कन्याओं को जन्म देने वाली महिलाओं में प्रथम है। इंडियाना पोलिश की श्रीमती
सिसिल, जिन्होंने लगातार 14 कन्याओं को जन्म दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं श्रीमती लाइड ब्रुक्स, उनके 13 कन्या ही हैं। इन दोनों महिलाओं ने कभी भी पुत्र प्रसव नहीं किया। आयु के न्यून या अधिक होने पर भी प्रजनन अवयव इस स्थिति में हो सकते हैं कि वे संतानोत्पादन कर सकें। गुआरार गुएट ब्राजील में 23 बच्चों के पिता जोसे पारा फ्रियो डी एराव ने 109 वर्ष की आयु में 48 वर्षीय महिला के साथ चौथा विवाह किया। पूछने वालों को बताया कि यदि मेरे और संतान होती तो उसे पूर्णतः स्वाभाविक समझूंगा। नववधू का यह प्रथम विवाह है। वह बहुत समय से उसकी प्रेयसी रही है। लोगों ने इस वृद्ध के विवाह का मखौल उड़ाया तो वधू ने उससे असहमति प्रकट की और उसने कहा, मेरा पति शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ और मैं उससे संतुष्ट हूँ। दक्षिण पेरू के आरिकेविया अस्पताल में एक 11 वर्षीय बालिका ने 18 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। इससे पूर्व कम उम्र की लड़की द्वारा प्रजनन का पहला रिकॉर्ड यह है कि 1938 में एक 7 वर्ष बालिका लिंडा मेडिना ने कैस्ट्रो विरेना के अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया। ये प्रमाण बताते हैं कि शरीर की स्थिति पर प्रजनन निर्भर नहीं, वरन उसका सीधा संबंध ऐसी चेतना से है जो कायगत रासायनिक पदार्थों से कहीं ऊंचा है। इन तथ्यों पर विचार करने से काम प्रवृत्ति को नियंत्रित, परिष्कृत, परिपुष्ट, प्रबल और शिथिल बनाने को ही नहीं, अभिष्ट संतान तो उत्पादन के लिए विशिष्ट चेतना के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा, जो अस्थिमान से नहीं वरन अंतः चेतना से संबंधित है। चेतना का यह स्तर योगाभ्यास की कुंडलिनी उत्थान जैसी साधना पद्धतियों से संबंधित है। ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण पालन और ओजस शक्ति का प्रखर व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तन भी इसी स्तर की साधनाओं द्वारा संभव हो सकता है।